नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। आरएसएस चीफ मोहन भागवत पहली बार पहुंचे मस्जिद। दिल्ली के इमाम ने बताया राष्ट्रपिता। देश के 13 राज्यों में पीएफआई पर एनआईए और ईडी की छापेमारी। टेरर फंडिंग करने वाले 106 हिरासत में। और वडोदरा के शास्त्री ब्रिज निकट चारों ओर विकास कार्य से आवाजाही बाधित। फेस्टिव सीजन में आएगी समस्या। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। आरएसएस चीफ मोहन भागवत पहली बार पहुंचे मस्जिद। दिल्ली के इमाम ने बताया राष्ट्रपिता। देश के 13 राज्यों में पीएफआई पर एनआईए और ईडी की छापेमारी। टेरर फंडिंग करने वाले 106 हिरासत में। और वडोदरा के शास्त्री ब्रिज निकट चारों ओर विकास कार्य से आवाजाही बाधित। फेस्टिव सीजन में आएगी समस्या। यूं तो मोहन भागवत का हर बयान चर्चा का केंद्र बनता है, लेकिन आज मोहन भागवत द्वारा ली गई मस्जिद की मुलाकात सुर्खियों का कारण बनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज सुबह दिल्ली के इमाम हाउस पहुंचे। ये ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बनी इस मस्जिद के बंद कमरे में भागवत करीब 1 घंटे चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी के साथ रहे। किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख से आरएसएस चीफ की मस्जिद में ये पहली मुलाकात रही। डॉक्टर इलियासी ने इस पर कहा कि हमारा डीएनए एक ही है, सिर्फ इबादत करने का तरीका अलग है। आरएसएस अध्यक्ष ने उनके बुलावे पर उत्तरी दिल्ली में मदरसा ताजविदुल कुरान का दौरा किया था। वहां वे बच्चों से भी मिले। मुलाकात के बाद चीफ इमाम ने इस पर बताया कि मोहन भागवत राष्ट्रपिता है। उन्होंने कहा कि वे पारिवारिक कार्यक्रम में उनके बुलावे पर आए थे। उनके साथ सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश और राम लाल भी मौजूद रहे। देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोगों पर आज दिन भर एनआईए और ईडी की छापेमारी की गई, जिसे देश के 13 राज्यों में अंजाम दिया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुरुवार आधी रात से 13 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जो अब तक जारी है। टेरर फंडिंग केस में हो रही इस कार्रवाई में पीएफआई से जुड़े 106 सदस्यों को अरेस्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले में संगठन अध्यक्ष ओमा सालम भी शामिल है। गुरुवार को एनआईए ने गिरफ्तार किए गए 14 आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी कर दिया। एनआईए और ईडी की ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और राजस्थान में देखी गई। कार्रवाई के बीच गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग भी हुई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला और एनआईए के महानिदेशक मौजूद रहे। दरअसल कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हैदराबाद में आतंकी गतिविधि बढ़ाने के लिए भारी संख्या में टेरर फंडिंग की गई थी। वहीं पीएफआई द्वारा कई राज्यों में पिछले कुछ महीनों से बड़े स्तर पर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किए जाने की खबर भी मिल रही थी, जिसके चलते एनआईए और ईडी द्वारा इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार नजदीक है, लेकिन गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह विकास कार्य और मरम्मत के काम चल रहे हैं, जो फेस्टिव सीजन में वडोदरा के नागरिकों के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में शास्त्री ब्रिज से तीनों ओर की सड़क पर कुछ न कुछ काम चल रहा है, जिसके चलते यहां आवाजाही बाधित हो रही है। अब नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार है, ऐसे में वडोदरा कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता अमीर रावत ने इन 3 सड़कों को बाधित करने वाले विकास कार्य और मरम्मत के काम जल्द से जल्द
पूरे करने की मांग वडोदरा महानगरपालिका से की है, ताकि आने वाले समय में लोगों को आने वाली दिक्कतों से बचाया जा सके। आज हम शास्त्री ब्रिज के नीचे खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो रोड की हालत बहुत खस्ता है। ये जो जंक्शन है बेसिकली आप देखोगे तो नॉर्थ को वेस्ट से कनेक्ट करता है, नॉर्थ को वेस्ट से भी कनेक्ट करता है, नॉर्थ को साउथ से भी कनेक्ट करता है और ईस्ट में जाने के लिए भी ये बड़ा सबसे मेजर जंक्शन है। यहाँ पर लोग हज़ारों की तादाद में लाखों व्हीकल यहाँ से रोज़ जाते होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस, क्योंकि स्टेशन यहाँ पर है, सेंट्रल बस स्टॉप यहाँ पर है, सिटी बस स्टॉप भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो अनलिमिटेड ट्रैफिक का जाता है उसे पिछले 5-7 सालों से यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उसकी वजह से लोग अभी हैरान परेशान हो गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के काम हुए। फॉर एग्जांपल पंड्या ब्रिज से लेकर कैलाशवा के नाले तक माइक्रो टनलिंग से ड्रेनेज का काम हुआ। उसके बाद शास्त्री ब्रिज के एपीएस से लेकर छाणी जकात नाका तक फिर एक प्रेशर लाइन डाली गई, ड्रेनेज की प्रेशर लाइन डाली गई। बुलेट ट्रेन वालों ने यहाँ पर सारे स्ट्रॉम वाटर ड्रेन से लेके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ख़त्म किए, तब अब रोड की हालत खूब ख़राब है। इस तरफ पंड्या ब्रिज से लेके छाणी जकातना का वाइडनिंग का काम किया। वाइडनिंग के बाद भी 2 साल हो गए, वो काम भी रिडंडेंट हो गया और वहाँ भी अभी फिर से काम करनी पड़ा। वो पैसा जो लगाया वो भी वेस्ट हो गया। पिछले कई सालों से यहाँ पर जो नागरिक हैरान हो रहे हैं। हमारी डिमांड है कि अब जब सामने फेस्टिवल्स आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, हज़ारों लाखों लोग यहाँ से जब पास होने वाले हैं, तो ये रोड को तुरंत दुरुस्त किया जाए। साथ ही शास्त्री ब्रिज से जो गेंडा सर्कल का रोड है उस रोड की भी हालत खूब दयनीय है। 5 साल से ब्रिज का काम चल रहा है, 5 साल से आजू बाजू बैरिकेडिंग है, बॉटलनेक हो गए हैं। यहाँ से कोई भी गाड़ी को अगर वेस्ट में जाना हो तो आधा घंटे का ट्रैफिक जाम है और वो ट्रैफिक जाम से बचने के लिए अभी डिमांड है कि तुरंत ही वहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो काम खत्म करके हटवाया जाए। गुजरात में इन दिनों हड़ताल और आंदोलन का जैसे कि मौसम है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन तो अपनी समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन करते ही हैं, लेकिन आज यूनिवर्सिटी मुख्यालय पर यूनिवर्सिटी की कर्मचारियों द्वारा ही वेतन बढ़ोतरी समेत की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की बात कमेटी में तय की गई थी, लेकिन अब तक वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसका विरोध एमएस यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने मुख्यालय पर एकत्रित होकर किया। आज हम यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पर हमारी जो पगार बढ़ोतरी की मांग है उसको लेकर इकट्ठे हुए हैं। पगार बढ़ोतरी के बारे में हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने 15% पगार बढ़ोतरी करने की एक रिक्वेस्ट की थी। तो ऐसे समाचार आज के समाचार पत्रों में प्रसिद्ध हुए हैं, जिसके चलते हमारे कर्मचारी एक ऐसी परिस्थिति में है कि इस स्पष्टता के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम कर्मचारियों को इस स्पष्टता के लिए हम रजिस्ट्रार साहब के पास और वाइस चांसलर श्री के पास उपस्थित हुए हैं। जब हमने आंदोलन किया था तब रजिस्ट्रार श्री, वाइस चांसलर श्री एवं हमारे सिंडिकेट सभ्यों ने सरकार के प्रवर्तमान नीति नियमों के अनुसार क्लास 3 के कर्मचारियों के पगार में 19,500 तक की बढ़ोतरी एवं क्लास 4 के कर्मचारियों के पगार में 16,500 की बढ़ोतरी की हमें एक ऐसे दी थी, खातरी दी थी और हम इसी के चलते इस नियम परिपत्र के अनुसार पगार बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में छोटे छोटे बच्चों के लिए भी खास गरबा महोत्सव आयोजित होते हैं। उन्हीं में से एक है अड़ूक्यो दड़ूक्यो बाल गरबा महोत्सव, जिसकी तैयारियां इन दिनों पूरे जोरों पर है। गुजरात के वडोदरा शहर में कई गरबा ग्राउंड में सिर्फ बच्चों के लिए गरबा आयोजन होते हैं। उन्हीं में से एक है अड़ूक्यो दड़ूक्यो गरबा ग्राउंड। अड़ूक्यो दड़ूक्यो गरबा ग्राउंड भी इस बार भव्य गरबा नवरात्रि महोत्सव के आयोजन के लिए तैयार है और मैदान सज रहा है। मैदान में तैयारियां चल रही है, स्टेज बन रहा है और बच्चों को गरबा के ताल पर झुमाने की तैयारी आयोजकों द्वारा की जा रही है। अड़ूक्यो दड़ूक्यो बाल गरबा महोत्सव
2001 से हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं। अड़ुक्यो दड़ुक्यो सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। हमारे जो भी बच्चे हैं यहाँ पर गाने वाले, बजाने वाले और गरबा खेलने वाले सभी बच्चे ही होते हैं, क्योंकि ये प्योरली बच्चों का गरबा है और यहाँ पर सभी बच्चों का ही आयोजन किया जाता है। और अड़ुक्यो दड़ुक्यो बाल गरबा महोत्सव 2 साल कोरोना की महामारी के कारण कोई गरबा के आयोजन हो नहीं पाया। इस बार गरबा का आयोजन हो रहा है और उसकी हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं और हम हमारे बच्चों को भी आह्वान करते हैं कि आप लोग भी तैयार हो जाओ। अड़ुक्यो दड़ुक्यो का ग्राउंड रेडी हो गया है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए वीएनएम के साथ। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. गुजरात के वडोदरा शहर में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा ऐतिहासिक कमाटी बाग बनाया गया था और ऐतिहासिक कमाटी बाग में एक खास म्यूजियम तैयार करवाया गया था जो आज भी पुरानी वस्तुओं को संजोए हुए हैं. गुजरात की ऐतिहासिक नगरी वडोदरा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक कमाटी बाग है जिसमें बरोड़ा म्यूजियम है. इस म्यूजियम का निर्माण महाराजा सयाजीराव तृतीय के संरक्षण में मेजर चार्ल्स मंड और RF चिसोल्म ने 1894 में करवाया था. इस म्यूजियम में मुगल लघुचित्र, मूर्ति और टेक्सटाइल से लेकर जापान, तिब्बत और नेपाल की वस्तुओं का विशाल संकलन देखा जा सकता है. इसके अलावा यहाँ पूरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों के सिक्के, विभिन्न भारतीय वाद्य यंत्र, यूरोप के अलग अलग चित्रकारों की पेंटिंग, ब्लू व्हेल का कंकाल, भूविज्ञान की चीजें, प्राकृतिक इतिहास और जीव विज्ञान की प्रदर्शनी भी देखी जा सकती है. इतना ही नहीं, इस म्यूजियम में गुजरात के इतिहास से संबंध रखने वाली वस्तुएं जैसे कि पाटण स्थित शेख फरीद के मकबरे की छत पर लगी सजावटी चीजें, चांपानेर की वास्तुशिल्पी अवशेष, बर्तन के टुकड़े, रोड़ा और श्यामला जी की प्रतिमा, अकोटा के जैन तीर्थकर के कांसे की मूर्तियां भी प्रदर्शित की गई है.
बड़ौदा म्यूजियम और पिक्चर गैलरी वडोदरा शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ आपको बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह एक साथ देखने मिलता है। यहाँ अलग अलग सेक्शन बांटे गए हैं, जिसमें हिस्ट्री, नेचर विज्ञान, जीव विज्ञान, बॉटनी, इजिप्शियन और भी बहुत सारे सेक्शन देखने मिलते हैं, जिसमें बहुत सारी वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। अगर आप इतिहास को जानने के शौकीन हैं तो वडोदरा का ये म्यूजियम आपके लिए एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। एक्चुअली क्या होता है, अपने बड़ोदरा म्यूज़ियम में 10 बजे से 5 बजे तक विजिटर्स को अलाउड करते हैं। और यहाँ पे ख़ास अपने बहुत सारे प्रकार होते हैं म्यूज़ियम में देखने के लिए। ख़ास अट्रैक्शन है, मेन मास्टरपीसेस जो हम ऐसे बोल सकते हैं। तो म्यूज़ियम में हमारे इजिप्शियन मम्मी होते हैं और नेपाल और टिबेटियन का बहुत सारे कलेक्शन है। और जापानीज़ गैलरी, चाइनीज़ गैलरी, इस्लामिक गैलरी, यूरोपियन गैलरी बहुत सारे हैं। बट ख़ास जो चीज़ विजिटर्स को आता है वो इजिप्शियन मम्मी को खास देखने के लिए आता है। और नीचे एक वेल है, इनकी खास वो देखने के लिए आता है। और मैं एज क्यूरेटर की तरह काम कर रही हूँ। बहुत सारे प्रकार होते हैं म्यूज़ियम में। एज ए लेमैन की तरह भी लोग आते हैं देखने के लिए। स्कूल के बच्चे आते हैं देखने के लिए, स्कूल विज़िट म्यूज़ियम स्टडीज़ के लिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, इनके सब्जेक्ट में होता है। और अपने फाइन आर्ट्स फैकल्टी है, आर्ट्स फैकल्टी है MS यूनिवर्सिटी के बड़ौदा, वो लोग अपनी सब्जेक्ट के थ्रू से डिसर्टेशन है, केस स्टडी करने के लिए बहुत सारे। क्योंकि सयाजी राव ने ये म्यूज़ियम को इसीलिए बनाया था, बच्चों को खास पीपल को मोस्टली तो एजुकेशन के लिए बनाया हुआ है। तो म्यूज़ियम तो हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है आईकॉम के हिसाब से, तो हम ये म्यूज़ियम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाते हैं। अभी कोई नया परचेस यहाँ पे भी है? नहीं, एक्चुअली हम लोग नया चीज़ खरीदते नहीं है, क्योंकि ये सब जो भी चीज़ है म्यूज़ियम में अभी 130 डिस्प्ले में है, बाकी के सब स्टोर में ही है। बट ये सयाजी राव ने ट्रैवल कर करके ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने ही कलेक्शन किया है, उसकी कलेक्शन की हुई है। उसने यहाँ पे मतलब सयाजी राव ने डोनेट किया है, म्यूज़ियम बनाया हमारे लिए, लोगों के लिए वो छोड़ के गए हैं। बट कभी कभार हम लोग खरीदते हैं, अनलेस एंड अनटिल ऑब्जेक्ट को 75 ईयर्स और 100 ईयर्स नहीं होते तब तक हम लोग एंटिक्विटीज़ नहीं कहते हैं। ऑब्जेक्ट को ऑथेंटिसिटी के हिसाब से हमको ख़रीदना पड़ता है। अगर इनकेस हम लोग खरीदते हैं, वो हम लोग डिस्प्ले में नहीं रखते, क्योंकि वो स्टडी पर्पस रेफरेंस के लिए, रिसर्च स्कॉलर के लिए रेफरेंस के लिए हम रखते हैं। हमेशा हंसते रहने वाले और हमेशा लोगों को हंसाते रहने वाले देश के जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं है। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया और देश भर में उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की जा रही है। प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के कानपुर के निवासी थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से निकलकर उन्होंने बम्बई में अपनी खास जगह बनाई। राजू श्रीवास्तव देश दुनिया के चहीते बने। उनके निधन पर पूरा उत्तर प्रदेश सदमे में है। उत्तर प्रदेश के 80 घाट पर आरती के दौरान राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी गई। गंगा किनारे की गई आरती में सभी ने 2 मिनट मौन रखकर राजू श्रीवास्तव के आत्मा की शांति की प्रार्थना की। जय मां गंगा सेवा समिति द्वारा आयोजित आरती में राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मौके पर मौजूद सभी ने राजू श्रीवास्तव के लिए 2 मिनट मौन रखकर प्रार्थना की। देखिए, जो पूरी दुनिया को हंसाते थे, एक बहुत ही अच्छे कॉमेडियन, एक वो बहुत ही अच्छे कलाकार ही थे, उनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा था। राजू श्रीवास्तव जी को आज हम उनकी स्मृतियों से, उनके हंसाए गए कविताओं से उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें याद करते हैं। माँ गंगा से हम ये प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी रहें उन्हें भगवान अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। आज की आरती में हम लोग यहाँ पर राजू श्रीवास्तव जी के लिए 2 मिनट का मौन व्रत धारण रखेंगे, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में उन्हें स्थान प्राप्त हो। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सरकारी अस्पताल जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए होते हैं, लेकिन जूनागढ़ के विसावदर में सिविल हॉस्पिटल में मरीज भगवान भरोसे ही देखने मिल रहे हैं। गुजरात राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा ही कटघरे में खड़े होती है और अगर स्वास्थ्य सुविधाएं गांवों में और छोटे शहरों में मांगी जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे परेशानियां ही सामने आती है। जूनागढ़ के विसावदर के सिविल हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसा ही देखने मिल रहा है, जहां डॉक्टर विजय
को लेकर कई सारी समस्याएं सामने आ रही है। डॉक्टर विजय अपनी ड्यूटी के दौरान भी अस्पताल में मौजूद नहीं होते हैं, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही विसावदर में रहने वाले रवि भट्ट के साथ हुआ। उनके 5 साल के छोटे से बच्चे को तेज बुखार आ रहा था, लेकिन डॉक्टर अस्पताल से नदारद थे। जैसे तैसे डॉक्टर को बुलाए जाने के बावजूद डॉक्टर ने इलाज करने से इनकार कर दिया और कहा गया कि लेबोरेटरी रिपोर्ट के बिना डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते। मारा दीकराने मजा नहोती એટલે તાવ ને ટાઈડ ને એવું આવતું હતું। સાહેબ હાજરમાં નહોતા એવું કીધું મને। હું ઓછામાં ઓછો 20-25 મિનિટ બેઠો, સાહેબ આવ્યા નહીં અને પછી અમે નીકળતા હતા એ ટાઈમે સાહેબ આવ્યા। પછી અમે દવા લઈ આવ્યા તો બધી બતાવી, સાહેબે એવું કીધું કે રિપોર્ટ કરાવી લ્યો, પણ હવે હાઈજર કોઈ રિપોર્ટવાળા હાજરમાં હોય નહીં, રિપોર્ટ કેની પાસે કરાવવો। પછી કાંઈ બીજું કાંઈ આગળ વધ્યા નહીં। પછી અમે છોકરાને લઈને વયા ગયા બહાર પ્રાઇવેટ દવાખાનામાં। પછી ત્યાંથી પાણીના પોતાને હું મેલીને ઘેરે સારવાર ચાલુ કરી। તો તમને વિસાવદર સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી સારવાર મળી જ નહીં તમને? ના, કાંઈ નહીં, ખાલી દવા ચેક અમારી હતી કરીને કીધું કે આ બધું રેડી છે, આમાં કંઈ કરવું પડે એમ નથી। પછી અમને એવું લાગ્યું કે બહાર વયું જવાય પ્રાઇવેટમાં। આ તો મારો છોકરો હતો, મારી કોઈ બીજા પેશન્ટ હતા, એ બેઠા હતા, પણ એની તો બહુ ગરીબ પરિસ્થિતિ હતી એવું લાગ્યું। એ તો કંઈ બોલતા નહોતા, પણ એણે એવું કીધું કે ભાઈ તમે કોકને ફોન કરો ને જો આવી જાય તાત્કાલિક તો આપણું કામ થઈ જાય। પછી અમે મારે તો તાત્કાલિક જવું હતું એટલે અમે નીકળતા હતા ને વળી સાહેબ આવ્યા, એણે જોયું, બીજું કંઈ એણે કંઈ દવા બવા આપી નથી। પછી અમે રવાના થઈ ગયા અમારી રીતે। હું મારા ધંધા ટ્રાવેલ્સનો બિઝનેસ છે, નાના ભાઈનો ફોન આવ્યો કે છોકરાને બહુ મજા નથી ભાઈ, તું આવતો એટલે હું આવ્યો, અહીં જોયું તો સિવિલ સર્જન કોઈ હાજર નહોતા। પૂછ્યું કેની ડ્યુટી છે તો ગર્તર સાહેબ, તો બોલાવો। તો ત્યાં કોઈ નર્સ બેન હતા, એણે એમ કીધું કે ભાઈ બહાર જમવા ગયા છે, હમણાં અડધો કલાક રાહ જોઈ। સાહેબ આવ્યા નહીં, આવ્યા ચેક કર્યું કે પ્રાઇવેટ રિપોર્ટ કરાવો। બહાર લેબોરેટરીવાળાને ફોન કર્યા તો એ કોઈ સરખો જવાબ આપ્યો નહીં, ભાઈ અમે બહાર છીએ અત્યારે થાય નહીં, એટલે ન છૂટકે અમારે પછી પ્રાઇવેટનો સહારો લેવો પડ્યો। મેં પછી ફોને કર્યા હતા નગરપાલિકા ઉપરમુખ ઘનશ્યામભાઈને કે આવું થયું છે। ઘનશ્યામભાઈએ તાત્કાલિક ડૉક્ટરને મોકલ્યા અને ડૉક્ટર સાહેબે એમ કીધું કે રિપોર્ટ વગર કાંઈ થાય નહીં, સાંજે રિપોર્ટ કોઈ કરે તો નથી વિસાવદરમાં। गुजरात का वडोदरा शहर नवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए तैयार है। आजवा रोड पर लेप्रेसी मैदान में आद्यशक्ति गरबा महोत्सव के आयोजक भी इन दिनों तैयारियों में जुटे हुए हैं। 2 साल के बाद तीसरे साल वडोदरा शहर में नवरात्रि महोत्सव आयोजित हो रहे हैं, जिसके लिए जगह जगह गरबा ग्राउंड तैयार करने की कार्यवाही चल रही है। वडोदरा के आजवा रोड पर अनसुया लेप्रेसी ग्राउंड है, जहां आद्यशक्ति गरबा महोत्सव आयोजित हो रहा है। गरबा महोत्सव आयोजन की तैयारियां इन दिनों लेप्रेसी मैदान में जोरों शोरों के साथ चल रही है। गरबा खिलैयाओं को और गरबा देखने आने वाले लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत न आए, ऐसी तैयारी आयोजकों द्वारा की जा रही है। वडोदरा का लेप्रेसी मैदान शहर का सबसे बड़ा ग्राउंड है और यहाँ हजारों की संख्या में एक साथ गरबा खिलैया गरबा खेलने का आनंद ले पाएंगे। ऐसे में गरबा आयोजक भी उत्साह के साथ मैदान को तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये ग्राउंड का नाम है आद्यशक्ति गरबा। ये लेप्रेसी ग्राउंड आजवा रोड के पास आया हुआ है। यहाँ पर लास्ट 7 ईयर से हम लोग ये गरबा ऑर्गेनाइज करते हैं। गरबा के लिए आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हमारी फाइनल तैयारियाँ हो चुकी है और इस बार बिफोर नवरात्रि स्पेशली MS यूनिवर्सिटी के 23 तारीख को हमने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। स्पेशली कृष्णा ग्रुप और उनके साथ अन्य 3 ग्रुप के साथ मिलके 23 तारीख को यहाँ पर ओनली MS यूनिवर्सिटी का बिफोर नवरात्रि का भी आयोजन किया हुआ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से जुड़े व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए वडोदरा में गुजरात ग्रोथ इंजन फॉर एक्सपोर्ट पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े व्यवसाय में आने वाली समस्या के निवारण के लिए सन 1994 में सरकार के साथ मिलकर एक्जिम क्लब की स्थापना की गई थी। एक्जिम क्लब द्वारा
आयात निकास और साथ ही व्यापार की अपॉर्चुनिटी समेत के कई मुद्दों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सेमिनार का आयोजन किया जाता है। कुछ ऐसा ही आयोजन वडोदरा में किया गया, जहां गुजरात ग्रोथ इंजन फॉर एक्सपोर्ट मेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, भाजपा अध्यक्ष विजय शाह, अदानी पोर्ट के सीईओ कैप्टन अनिल किशोर सिंह, क्रेडिलेक्स के सीनियर डायरेक्टर प्रमित जोशी, द पेरेनियल के एमडी अमूल बिनीवाले समेत के उद्योगपति भी उपस्थित रहे। એક્ઝિંગ ક્લબ દ્વારા આજનો જે કાર્યક્રમ છે જેમાં ઇન્ડસ્ટ્રી માટે અને ઇન્ડસ્ટ્રી ખાતે 4 પેનલ ડિસ્કશન થવાનું છે। ઇન્સેન્ટિવ બાય ગવર્મેન્ટ, ન્યૂ જનરેશન ઇક્વિપમેન્ટ્સ, એક્સપોર્ટ ઓફ સર્વિસીસ અને લોજિસ્ટિક્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ ચેલેન્જીસ। આ કાર્યક્રમમાં રંજનબેન ભટ્ટ, મેમ્બર ઓફ પાર્લિમેન્ટ, ઇનોગ્રેશન કરવામાં આવશે। આ કાર્યક્રમમાં 400થી વધારે લોકો રજિસ્ટ્રેશન કરેલા છે। અમારી આશા છે કે આ પ્રોગ્રામનો પૂરો લાભ ઉડાય અને ગુજરાતનો ગ્રોથ માટે અમે બધા સાથે કામ કરીએ અને દેશનું વિઝન આગળ વધાય। આજની સંસ્થાનું નામ આપણી જે છે એ એક્ઝિમ ક્લબ છે। એ એક્સપોર્ટર અને ઇમ્પોર્ટરનું એસોસિએશન છે અને છેલ્લા 30 વર્ષથી કાર્યરત છે। આજે આ સંસ્થાએ વડોદરા અને ગુજરાતના ટ્રેડ અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ઉદ્ધાર માટે થઈ અને એક સંયોગિક સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામ રાખ્યો કે જેની અંદર ગવર્મેન્ટ તરફથી આપણા લોકલાડીલા રંજનબેન ભટ્ટ આપણા ચીફ ગેસ્ટ તરીકે આવે છે। એમની સાથે સાથે ડૉક્ટર વિજયભાઈ શાહ પણ આવે છે અને બાકીના જે એમિનન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મેમ્બર્સ છે એ બધા આપણી સાથે પેનલિસ્ટ તરીકે આવવાના છે। આ સાથે આપણી સાથે એમ્બેસી મલાવી અને એમ્બેસી નાઇજીરિયાના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ પણ હાજર છે કે જેઓ એમના ટ્રેડ અને ડેવલપમેન્ટ માટે અહીંયા આવેલા છે અને આજે આજે આખું અમારું એસોસિએશન છે એ લોકોના ટ્રેડ અને એસોસિએશનના બધા મેમ્બર સાથે એ લોકો ચર્ચા વિચારણા કરવાના છે નવા ડેવલપમેન્ટ માટે થઈને। આજનું આખું જે આ ફંક્શન છે એ પ્રમાણે રાખેલું છે કે એની અંદર અમે 4 અલગ અલગ પેનલના ડિસ્કશન રાખ્યા છે। પહેલી પેનલ પર છે ગવર્મેન્ટ ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ રાખેલી છે। બીજા પર આપણે નવા કઈ રીતે આપણે ઉદ્યોગો શરૂ કરી શકીએ, કઈ નવી ચેલેન્જ છે, કયા નવા એવા ઉદ્યોગ છે કે જેને લઈને આગળ પ્રગતિ આપણે વધારે સારી રીતે કરી શકીએ, જેવા કે ઓટોમોબાઈલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી છે કે ભાઈ અથવા પછી ઇલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલ્સ છે કે બેટરી ઓપરેટેડ વ્હીકલ્સ છે, એના લગતું આપણે છે। સોલર ડેવલપમેન્ટ પર એક પેનલ રાખેલી છે અને છેલ્લે આપણે રાખેલી છે પેનલ, એનું નામ છે लॉजिस्टिक्स અને कन्वेंस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन को तिथि के हिसाब से मनाते हुए वडोदरा में वडोदरा जिला स्काउट एंड गाइड संघ द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रिय भजनों का गान किया गया। देश भर में तारीख के अनुसार 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती मनाई जाती है, लेकिन तिथि के हिसाब से 12 के दिन उनका जन्म हुआ था और इस खास दिवस को चरखा 12 के रूप में मनाया जाता है। चरखा 12 के खास दिवस की महत्ता समझाने के लिए वडोदरा जिला स्काउट गाइड की ओर से प्रतापगंज की रोजरी स्कूल में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गांधी जी के भजन और देशभक्ति गीत बच्चों को सिखाए गए। इस मौके पर स्काउट गाइड के अलेक्जेंडर वरुण देसाई, मौलिन वैष्णव और विपक्ष के नेता अमी रावत, नरेंद्र रावत समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। आज भादरवा वद 12, जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर जिसको सुदामापुरी नगरी भी कहते थे, वहाँ जन्म हुआ था। वैसे सामान्य तौर पर 2 अक्टूबर भारत वर्ष और विश्व के अन्य देशों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बर्थडे सेलिब्रेट होती है, लेकिन ये जो दिन है उसको रेटिया बारस से हम पहचानते हैं। और रेटिया बारस बच्चों को पता नहीं है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को पता नहीं होता है। तो भारत स्काउट एंड गाइड संघ के द्वारा आज बालवीरों को एक ज्ञान देने के लिए, एक समझ देने के लिए आज का ये रेटिया बारस का
महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती का अवसर पर राष्ट्रभक्ति के गान ये रोजरी हाई स्कूल के पटांगण में हमने आयोजित किया है। स्काउट अपनी तालीम के जरिए अपने अभ्यास के साथ साथ बच्चों को डिसिप्लिन, नागरिक शास्त्र के पाठ पढ़ाते हैं। आज हम लोग कैरियर के पीछे भाग रहे हैं बच्चों लोग, तब ये बहुत जरूरी है कि आज का बच्चा कल का अच्छा नागरिक हो, इसलिए उसके जीवन में एक डेफिनेट स्टाइल की जीवन शैली आए जिसमें डिसिप्लिन हो, जिसमें देश का इतिहास की पहचान हो, जिसमें इस देश के आज़ादी के इतिहास की यादें हो। ये सब तालीम के जरिए स्काउट बालवीरों को हम तैयार करते हैं। गुजरात के भावनगर के हाइफा बंदर पर भारतीय सैनिकों की जीत को मनाने के लिए खास आयोजन किया गया। 23 सितंबर 1918 को पैलेस्टाइन में हाइफा बंदर को कब्जे करने के लिए लड़ी गई लड़ाई में भारतीय सैनिकों के विजय गाथा को भावनगर में मनाया गया। सन 1914 से 1918 के दौरान पहला विश्व युद्ध हुआ था। उस वक्त भारत में ब्रिटिश शासन था। जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य के सैनिक के सामने ब्रिटिश सेना लड़ रही थी। उसमें भावनगर, जोधपुर और मैसूर राज्य ने अपने सैनिक ब्रिटिश सेना की सहायता में भेजे थे। इन सैनिकों ने गाजा, जॉर्डन, दमास्कस, पैलेस्टाइन के प्रदेशों में लड़ाइयां लड़ी थी। 23 सितंबर को 1918 के रोज पैलेस्टाइन में हाइफा बंदर को कब्जे में किया गया था। दुश्मन के पास तोप, बंदूक, मशीन गन जैसे संसाधन थे, जबकि भारतीय सैनिकों के पास तलवार, भाले और तीर कमान जैसे देसी साधन थे। लेकिन हिम्मत, युद्ध कौशल्य और आधुनिक हथियारों से बढ़कर सभी सैनिकों का जज्बा बढ़ चढ़कर बोला और भारत की पहली पीढ़ी के किंग कमिश्नर्ड ऑफिसर भावनगर राज्य के कैप्टन जोरावर सिंह गोहिल की भूमिका में भावनगर राज्य के 87 इंपीरियल लांसर्स, 15 सिग्नलमैन सैनिकों ने शौर्य का परिचय इस युद्ध में करवाया था। हाइफा की पूरी लड़ाई का नेतृत्व जोधपुर राज्य के मेजर दलपत सिंह शेखावत ने किया था। भारतीय सैनिकों के शौर्य, पराक्रम और वीरता की वजह से हाइफा की लड़ाई जीती गई थी। दुश्मनों के 50 से ज्यादा सैनिकों का खात्मा कर दिया गया था। 1350 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बनाया गया था और साथ ही कई शस्त्र सरंजाम भी कब्जे किए गए थे। हाइफा बंदर पर जीत की वजह से दुनिया के नक्शे पर इजराइल नाम के नए देश का जन्म हुआ। इजराइल हर साल हाइफा डे मनाता है। ब्रिटिशरों ने भारतीय सैनिकों के पराक्रम को हमेशा याद रखने के लिए लंदन स्थित लियोनार्डो जेमिंग्स द्वारा भावनगर, जोधपुर और मैसूर के एक सैनिकों की प्रतिमा बनाई गई है। इन तीनों प्रतिमाओं को नई दिल्ली में साउथ एवेन्यू के पास 3 मूर्ति हाइफा चौक में स्थापित किया गया है। भावनगर राज्य के सैनिकों के ऐसे गौरवान्वित करने वाले प्रसंग को याद करते हुए उन्हें आदरांजलि दी गई। इस मौके पर भावनगर के युवराज जयवीरराज सिंह जी की उपस्थिति रही। साथ ही सैनिकों और एनसीसी कैडेट्स समेत के लोग भी यूनिफॉर्म में शामिल हुए। नौचंडी एक्सप्रेस जब उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्टेशन पहुंची, जोर जोर से अलार्म बजने लगा, जिसके चलते यात्रियों के साथ साथ रेलवे प्रबंधन भी सकते में आ गया। ट्रेन में बम जैसी कोई संदिग्ध गतिविधि के चलते पूरे रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रयागराज से चलकर मेरठ जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस यहां पहुंची। ट्रेन में खतरे का अलार्म बज रहा था और यात्री आतंकित थे। किसी अनहोनी की आशंका में जीआरपी और आरपीएफ दोनों सुरक्षा बल ट्रेन की सघन जांच में जुट गए। बताया जा रहा है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाने की तैयारी चल रही थी, तभी S9 कोच में अग्निशमन यंत्र का तार निकला हुआ देखकर सुरक्षा बलों ने राहत की सांस ली। दरअसल इस ट्रेन में बम होने की आशंका से यहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन जानकारी के मुताबिक किसी ने अग्निशमन यंत्र के साथ छेड़छाड़ की थी। इसी दौरान तार निकल जाने से खतरे का अलार्म बजने लगा था। एसओ जीआरपी पप्पू यादव के मुताबिक ट्रेन की जांच के चलते स्टेशन पर करीबन आधे घंटे तक रुकना पड़ा। उधर यात्रियों को जब वास्तविकता मालूम हुई तब सभी ने राहत की सांस ली। फिलहाल छेड़छाड़ करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।